लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रंप की आए दिन जो नई पॉलिसीज आ रही हैं और उससे क्या इम्पैक्ट जो है वो दुनिया भर में और पाकिस्तान पर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब तो ये हाल हो गया है कि जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको भी संभल के रहना पड़ेगा और देखना होगा कि वो ट्रंप की नाराजगी का जो है वो शिकार ना हो जाए। अगर उनको वीज़ाज चाहिए या जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको वहाँ रहना है, क्या सिचुएशन है? क्या सिर्फ बाकी दुनिया ही परेशान है या अमरीकी भी इस वक्त परेशान है इन स्टेप्स को लेकर? माफी कीजिएगा, खांसी हो रही है। हाँ, देखिए, अमेरिका में तो जाहिर परेशानी इसलिए नहीं है कि अमरीकी तो इससे मुतासर नहीं है। मुतासर तो यहाँ रहने वाले गैर मुल्की हैं, खासतौर पे तलबा हैं, और तलबा में भी वो जो कि शरीक हुए थे प्रोटेस्ट में। यानी एक मैसेज है जो उन्होंने वाज़ेह तौर पे इलेक्शन से पहले ही दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, सदर बनने से पहले, कि अगर वो मुंतखब हो गए तो वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो कि इन मुजाहरों में शरीक हो रहे हैं। और अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, यानी सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान तलबा के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बल्कि ऐसे तलबा भी हैं जो ईसाई हैं, हिंदू हैं, इंडिया से आए थे और उन्होंने उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और उनको भी इसी तरह उनका वीज़ा भी टर्मिनेट कर दिया गया और उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो यानी उसको एक लकीर बना लिया गया कि इस लकीर को जिसने भी क्रॉस किया है उसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अनवर साहब, आपने कहा कि ज़ाहिर अमरीकी जो है जो वहाँ पर हैं वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहे, इसलिए उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका जिस चीज़ के लिए माना जाता था और जो फर्स्ट अमेंडमेंट में भी है उनकी कि अब जो आज़ादी राय को जो है वो सपोर्ट करता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो जिस डायरेक्शन में इस वक्त चला गया है अमेरिका या जा रहा है उसको लेकर तो ज़रूर परेशानी होगी वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल है। इसमें जो प्रोग्रेसिव और लिबरल ख्यालात के लोग हैं वो परेशान हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परेशान हैं। थिंक टैंक वाले, मीडिया में गुफ्तगू होती है। अभी ये देखें कि ये जो एलन मस्क है, जिनका एक बड़ा किरदार है सदर ट्रंप की बास पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, वो जो है उन्होंने एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया था विस्कॉन्सिन में, जज का इलेक्शन था, और वो 2 पॉइंट से हार रहे थे उनकी सपोर्ट से पहले, और उन्होंने $10 मिलियन भी दिए उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो 2 के बजाय 10 पॉइंट से हार गए। और फिर इलॉन मस्क को ये कहना पड़ा कि उनका ये मौक़िफ़ अनपॉपुलर हो गया और उन्होंने कहा कि उससे उनकी अपनी कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है और वो हुकूमत छोड़ जाएंगे। तो अमरीकी बिल्कुल परेशान है और नाराज भी हैं इस बात पे, क्योंकि अब देखिए ना, अगर आप सुपर पावर हैं तो सुपर पावर कोई सिर्फ फौज कशी से नहीं बनता या माशी कुव्वत से नहीं बनता, एक सॉफ्ट पावर होती है। असल तो सॉफ्ट पावर ही होती है ना, कि जिसकी वजह से आपको सारी दुनिया में माना जाता है। तो अगर वो सॉफ्ट पावर को खत्म ही कर देंगे आप, तो फिर आपकी क्या हैसियत रह जाएगी, आपकी क्या रिकॉग्निशन होगी? इसमें तो उनको गौर करना पड़ेगा। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। जो बड़ी खबर है वहाँ से यूएसए से, वो ये है कि अब वीज़ा इशू करने से पहले सोशल मीडिया पोस्ट हैं आपकी, सोशल मीडिया आपके फोरम जो हैं तो वो चेक किए जाएंगे, एग्जामिन किए जाएंगे, और कुछ इस तरह की पोस्ट हैं जो उनकी ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर हुई, तो उनको वीज़े नहीं मिलेंगे। ज़रा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कोई नई क्लास है या माजी में भी हमने देखा है कि आपके ये सोशल मीडिया पोस्ट हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनकी डिटेल्स भी ली जाती थी? नहीं, ये पहली बात है। माजी में इस तरह तो नहीं हमने देखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के बुनियाद पर कोई इस तरह के फैसले हो। ये बिल्कुल नई बात है और बड़ी खतरनाक बात है, सिर्फ इस लिहाज से कि जाहिर है कि ऐसे मुल्क में जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ इजहार राय की इतनी आपको गारंटी हासिल है, जैसा अभी आपकी साथ ये एंकर ने जिक्र किया फर्स्ट अमेंडमेंट का, तो उस मुल्क में अगर इस तरह इजहार राय पे पाबंदी लगेगी तो सिर्फ ये यानी हमारे जो खदशा है वो यहाँ तक महदूद नहीं कि अमेरिका में क्या होगा। असल में इसके असरात पूरी दुनिया पे मुरतब होंगे और दूसरी हुकूमतें भी इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी और उनमें इजाफा करेंगी और हर तरफ जो है इजहार राय पे पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी।
अच्छा सर, हमने पाकिस्तान को देखे साहब, ज़रा दुनिया भर में उनके स्टेप्स ओवरऑल वो तो पूरी दुनिया के लिए हैं, लेकिन हम तो अपना फ़ायदा नुकसान देखेंगे कि पाकिस्तान का यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते थे। इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे, इनके अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट्स के थे, फुल ब्राइट वगैरह थे, वो मास्टर्स करने के लिए जाते थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग गए भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के वापस भी हैं, इन्होंने डिग्रीज़ ली हैं। अब वो प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया गया है सर। इसको मतलब वहाँ पे तो कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होगी, हमारे लिए तो ये न्यूज़ है। और भी कोई इस तरह के स्टेप्स हैं जो इन द पाइपलाइन है सर? नहीं, अभी तो यही है। अभी तो उन्होंने वैसे फुल ब्राइट के बारे में यही कहा जा रहा है कि फुल ब्राइट को उन्होंने अभी कैंसिल नहीं किया है, सस्पेंड किया है उसकी फंडिंग, और उस पर अभी मजीद जो है फैसला होना बाकी है। लेकिन एक जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। कुछ और प्रोग्राम जिसके तहत पाकिस्तानी स्कॉलर्स यहाँ आके मुख्तलिफ उसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ कोर्सेज अटेंड करते थे, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और सारा लगता यह है कि की सारी पॉलिसी जो है, इवन एजुकेशन पॉलिसी भी जो है, वो सिर्फ नफा और नुकसान की बुनियाद पर चलाई जा रही है। फिर वही मैं बात कहूँगा कि सॉफ्ट पावर वाली जो अमेरिका की सॉफ्ट पावर है उसकी परवाह नहीं की जा रही है। तो पाकिस्तानियों के लिए जाहिर है बहुत बड़े कंसर्न की बात है कि हमारे पाकिस्तान, आपको पता है कि सबसे ज्यादा फुल ब्राइट स्कॉलर्स पाकिस्तान से आते हैं एक इंडिविजुअल कंट्री के तौर पर। और पाकिस्तानियों की और जो आते हैं फुल ब्राइट स्कॉलर्स, उनका बड़ा यहाँ इम्पैक्ट होता है, बड़ी इज्जत है, बड़े पढ़े लिखे और ज़हीन स्टूडेंट माने जाते हैं। बड़ा उनका एक जो प्रोसेस है पूरा उनके सिलेक्शन का बड़ा मुश्किल है और उससे गुजर के आते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें बंद हो तो पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान होगा, और बस समझता है अमेरिका के लिए भी कोई बहुत खुशहाल बात नहीं है ये। अच्छा सर, एक हमारी तनकीद रही है, हम अमेरिकन पॉलिसीज़ पर तनकीद तो कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये समझा गया है कि अमेरिकन जो है ना, दुनिया का हर मुल्क जो है वो अमेरिका का हमसाया है, और अमेरिकन को ये राइट था वो जहाँ चाहें जब चाहें वो अपने विम्स पे, फैक्ट्स पे, वट वो उस पर इंटरवीन करते रहे, और वो करते भी थे। ये हमारी शिकायतें भी थी कि दुनिया भर में सारा कंट्रोल जो है वो अमेरिका ने संभाला है, और उनका बॉर्डर हर मुल्क के साथ लगता है। अब अगर अमेरिकन अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, बड़ी जंगें भी लड़ी, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे कि लाखों लोग मारे गए जंगों में, अगर आप अमेरिकन अपने आप को विड्रॉ करके अपने उसमें जा रहे हैं, अपने कॉन्टिनेंट तक महदूद करना चाहते हैं अपने बॉर्डर्स में, तो भी हम नाराज़ हैं, हम खुश नहीं हैं सर। देखिए ना, ये तो फैसला अमेरिका का है ना। अगर आप सुपर पावर रहना चाहते हैं तो आपको दुनिया में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, सुपर पावर का काम ही यही है। अगर सुपर पावर नहीं रहना चाहते तो एक अलग फैसला है। हाँ, और ये बात आपकी सही है कि दुनिया दोनों सूरतों में अमेरिका से नाराज है, वो इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व ना हो। तो ये तो है ना, ये तो शेर की सवारी है। तो पावर जो होती है, चाहे वो सुपर पावर हो कि नेचुरल पावर हो, वो तो शेर की सवारी होती है। आप उतने तो भी फंसते हैं, बैठे रहे तो भी फंसते हैं। अच्छा सर, एक लॉ ऑफ नेचर भी होता है कि जब कुछ स्पेस खाली होती है किसी भी चीज़ की, तो एक और पावर आती है उस स्पेस को फिल करती है। दुनिया भर की हम सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, इंसानी हिस्ट्री देखें कि सुपर पावर्स आती रहती हैं, बनती रहती हैं, रिप्लेस करती रहती हैं। 19वीं सेंचुरी में कुछ और थे, 20वीं सेंचुरी भी हमने देखी, फिर अब 21st भी देख रहे हैं। अमेरिकन अपने आप को स्टेटस से हटा रहे हैं, जो नज़र भी आ रहा है, जो आप भी बात कह रहे हैं कि वो कहते हैं बस भाई साड़ी बस है, बस अब हमने बड़ा दुनिया को चला लिया, अब अपना हम घर हम चलाएंगे, हम अमीर होंगे, पैसे कमाएंगे। इनकी इस स्पेस जो खाली हो रही है, आपकी क्या रीडिंग है? क्या लगता है कि इस स्पेस को कौन सा ये मुल्क इसको फिल कर सकते हैं? जितना अमेरिकन प्रेजेंस हमें दुनिया भर में नज़र आती थी, हर दुनिया के हर मुल्क के साथ बॉर्डर लगता था उनका, कोई और ऐसा है ये जो ये गैप आ रहा है, इस गैप को कौन फिल कर सकते हैं? रशियंस करेंगे, चाइनीज़ करेंगे? इतना इनमें क्लाउड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, मतलब आई एम बिट कंफ्यूज कि अमेरिका अगर नहीं रहता इस पर सुपर पावर के स्टेटस पे, देन हु विल बी? देखें, आज से बहुत साल पहले 9/11 के फौरन बाद ही स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर एक बड़ा सेमिनार किया था, और उसमें उन्होंने एक बात अब कही थी जो मैं समझता हूँ कि अब वो सही दुरुस्त होती नजर आ रही है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाली दुनिया में अमेरिका फिर भी नंबर 1 होगा माशी इस्तेहकाम और फौजी ताकत के लिहाज से, लेकिन आने वाली दुनिया जो है वो मल्टीपोलर होगी, यूनिपोलर नहीं होगी। उसमें कोई एक सुपर पावर नहीं होगा, बल्कि रीजनल पावर्स होंगे और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। और उसमें उन्होंने कुछ मुल्कों के नाम लिए थे, चाइना का लिया था उन्होंने, इंडिया का लिया था उन्होंने, ब्राजील का लिया था, साउथ अफ्रीका का लिया था, इंडोनेशिया का लिया था, जापान का लिया था,
जैसे ये ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक थे जिनका असर और रसूख बढ़ेगा दुनिया में, और दुनिया के बहुत सारे फैसले करते हुए आपको उस खित्ते में, जिस खित्ते में आप जो कुछ भी करने लगे हैं, उस खित्ते की जो रीजनल पावर होगी उससे मशवरा करना पड़ेगा। अब बज़ाहिर लगता है कि यही होगा। अच्छा, एक और खबर आ रही थी सर, आपने भी देखी होगी कि ट्रंप साहब ने ऑल ऑफ सडन 90 डेज के लिए टैरिफ जो उनके वो थे स्टेप्स थे, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। सर व्हाट हैपेंड कि 90 दिन के लिए क्यों, क्या हुआ फिर, क्या वजह बनी है सर कि अपने उन्होंने ऑर्डर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया 90 दिन के लिए जो टैरिफ लगाए गए थे दुनिया भर पे? देखिए, इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसकी वजाहत की थी फौरन बाद। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सदर ट्रंप की स्ट्रेटजी यही है, वो पहले एक मेजर लेते हैं और उसके बाद स्पेस छोड़ते हैं नेगोशिएशन के लिए, और अब जो है, अब असल सही जो हमारा जो असल प्रोग्राम है जिस पे हम स्टिक करेंगे वो सामने आया है, और अब हम उसकी बेस पे दुनिया से नेगोशिएट करेंगे कि और भी टैरिफ केस पे जो मतलब ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है अमेरिका और दूसरे मुल्कों का, इस पे आगे बात करो। तो मैं भी आपके आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि उनका ये तरीका रहा, उनको जब वो तिजारत करते थे जब भी ये कहा जाता था कि अगर उन्होंने 3 बिल्डिंग्स पे कंस्ट्रक्शन करनी थी और एक जगह करनी थी तो वो 3 की बात करते थे, और आखिर में कहते थे भाई ये 2 तो चलो छोड़ दो, इसकी तो बाद में बात करेंगे, तीसरे पे इतने में डील कर लो। तो ये मेरा ख्याल है कि उनका ये तरीका रहा है। पहले दौर में भी अपनी जो दौर हुकूमत था उसमें भी उन्होंने इस तरह किया था कि वो पहले बहुत बड़ी एक बात कर देते हैं जिससे एक हंगामा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो असल डील ऑफर करते हैं, फिर उस पर बातचीत करते हैं। अच्छा, लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन, खबर आ रही थी पाकिस्तान के जो मेडिकल ये एजुकेशन को जो रेगुलेट करते हैं कि इस वक्त 1000 पाकिस्तानी डॉक्टर जो है ना उन्हें रेजिडेंसी लिए वहाँ पे, या वहाँ पे यहाँ से वो शिफ्ट हुए अमेरिकन मेडिकल सिस्टम में दाखिल हुए हैं, और बड़े बड़े यहाँ से मेडिकल कॉलेजेस के नाम आ रहे थे, उसमें KE आ रहे थे, बाकी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये शुड वी कॉल इट आवर मतलब ब्रेन ड्रेन, या हमारे डॉक्टर्स जाएंगे ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, वापस उन्होंने आना नहीं होता? और यहाँ पे एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि जितने भी सरकारी ये मेडिकल कॉलेज है, मेरी अपनी भी फैमिली में हैं डॉक्टर्स हैं, लिहाजा कोई डॉक्टर सुन के नाराज़ ना हो, तो ये जो जितने भी ये यहाँ से ये डॉक्टर जो पढ़ते हैं उन पर बहुत सारा पैसा लगता है सर, और अगर आप प्राइवेट में पढ़ाएं तो साल के 20-25 लाख रुपए तो फीसें लेते हैं, डोनेशन अलहदा लेते हैं। तो सरकारी जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं इस पे आवाम का, हुकूमत का, उनको डॉक्टर बनाने पे बहुत सारा पैसा लगता है। ऑल ऑफ सडन दे माइग्रेट टू USA या अदर यूरोपियन, सऊदी अरब या UK। हाउ डू यू सी दैट सर? इसको आप कैसे देखते हैं? अगरचे बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर्स की बेचारों की इज्जत नहीं रही, ना नौकरियाँ हैं तो ना उनकी अच्छी तनख्वाहें हैं, सो दे गो फॉर गुड मतलब फ्यूचर। तो आपका तो डॉक्टर्स का वहाँ से रब्ता रहता है सर, हाउ डू यू सी दैट? इस पर सियासत साहब बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी थी पहली दफ़ा तो उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी, और उस तजवीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया। उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, स्कॉलरशिप पे भेजते हैं, वो वहाँ वो जाते हैं और पढ़ के वहाँ रह जाते हैं, और इसलिए रह जाते हैं कि हमारी मईशत में इतनी ताकत नहीं है, हम सारे पढ़े लिखे लोगों को मुनासिब जॉब नहीं दे सकते, उनको बेहतर जॉब मिल जाती हैं अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और वो वहाँ चले जाते हैं। तो उसका इंतज़ाम ये होना चाहिए कि हम एक तखमीना लगाएं कि हमारा इतना खर्चा है और इतना उस पर सूद बनता है, वो बन के वो ज़रूर जाएं, लेकिन हर महीने एग्रीमेंट करके जाएं, और जहाँ जा रही हैं उस हुकूमत को उस एग्रीमेंट में शामिल किया जाए, और वो हर महीने इतनी रकम मिला के वो टोटल इतनी रकम मुल्क को वापस करें। लेकिन उस पर हंगामा हो गया, नहीं फिर तो लोग आएंगे नहीं, वो नहीं होगा, तो वो फिर तजवीज़ रहेगी। हालांकि मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब तजवीज़ थी, क्योंकि लोग तो जाएंगे, आपकी मईशत कमज़ोर होगी, लोग बाहर जाएंगे और आपका सारा पैसा डूब जाता है। तो आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसके तहत कि मैं यहाँ डॉक्टर की यही बात करता हूँ कि जी आप ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करना चाहिए, आपकी बड़ी अचीवमेंट है माशाअल्लाह, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप $2-3 महीने के दे के आपने तालीम हासिल की जो दुनिया में कहीं नहीं होता, तो उसके बदले आपको मुल्क के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो वो जो, और इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप चैरिटी के लिए कर दें या अपनी दिल की अच्छाई के लिए कर दें, वो तो एक आपका जाती फेल है, गुनाह और सवाब का। हुकूमत एक ऐसे इक़दाम करे जिससे आप पाबंद हो कि आप इन रिटर्न मुल्क के लिए ये करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं कि 1000, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी फैमिली में अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं, मेरे भांजे भतीजे, मेरे अपने भाई वगैरह, मामू भी,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे इनको पढ़ाने पे, डॉक्टर बनाने पे बहुत सारा पैसा लगता है, सरकार का, आवाम का टैक्स लगता है, अच्छी तो आवाम को उसके बदले क्या मिलता है? जिनकी डॉक्टर बन के उनको तो फिर कोई फायदा नहीं। और ये बात भी मैं कहता जाऊँ, रियासत और हुकूमतों को भी उनको अच्छा स्ट्रक्चर देना चाहिए, अच्छी तनख्वाहें देनी चाहिए। उनके बहुत सारे उनके भी गिले शिकवे हैं डॉक्टर्स के, नौकरियां नहीं मिलती, बेचारे फिर रहे होते हैं, सो वो कहते हैं किधर जाएं फिर। तो बहरहाल दैट्स अनदर ये काइंड ऑफ डिबेट के इसको क्या करना चाहिए। लेकिन वही वाली बात, उनके डॉक्टर बनने का कम से कम जो पैसा उन पर लगता है, पाकिस्तानी अवाम को ऐसा फ़ायदा नहीं होता। रेमिटेंसेस की शक्ल में शायद पैसे आते हों, वो होता होगा,